सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पाठ 2 बचपन नामक पाठ के प्रश्नोत्तरी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले पाठ 2 बचपन नामक पाठ को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाया गया। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिसके लेखक कौन है तो कृष्णा सोबती जी हैं। इनका भी जीवन परिचय पढ़ाया जा चुका है। तो आज हम लोग बचपन नामक पाठ के प्रश्नोत्तर को देखेंगे और इसमें जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण व्याकरण है उसको भी अच्छे तरह से सॉल्व किया जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें जिससे आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या बदलाव हुए? पाठ से मालूम करके लिखो। उससे पहले आप बताइए कि कृष्णा सोबती का जन्म कब और मृत्यु कब हुआ था। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं? पाठ से मालूम करके लिखो। तो आपका सही उत्तर होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब हल्के रंग पहनने लगी हैं। पहले वे फ्रॉक, निकर, वाटकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी हैं। पहनावे के साथ साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेखिका जो थी, जिनका उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके पहनावे में भी बदलाव होने लगा। वे पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता गया वैसे साथ साथ उनका क्या पहनावा भी बदलने लगा। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आगे बताइए कि प्रश्न नंबर 2, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? अगर आप लोग इसके व्याख्यात्मक वीडियो को पढ़े हैं तो यह इसका उत्तर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देखते ही उत्तर को सॉल्व कर सकते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। लेखिका क्या काम करती थी इतवार को? तो वह क्या करती थी कि वह अपने मोजे व स्टॉकिंग को धोने और जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी, क्योंकि उनके घर में यह मनाही था कि आप लोग अपने जूते और मोजे को ना ही किसी नौकर या किसी दूसरे से नहीं धुलवा सकते हैं। इसका भी उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती हैं? तो लेखिका कहती हैं कि उनके और अभी के समय में बहुत अंतर है। लेखिका यह बताना चाहती हैं कि तुम्हारे और हमारे समय में बहुत अंतर है। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था। उस समय मनोरंजन का साधन क्या था? ग्रामोफोन। परंतु आज रेडियो और टेलीविज़न ने उसकी जगह ले ली है। पहले की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसे की जगह अब पैंटीज ने ले ली है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोका कोला अर्थात पेप्सी ने ले लिया है। तो आप इसका उत्तर अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर उत्तर भी देखकर लिख सकते हैं। तो तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात से लेखिका कहना चाहती हैं कि हमारे और आपके समय में जो अंतर है, पहले के लोग मनोरंजन के साधनों के रूप में ग्रामोफोन और का प्रयोग करते थे, लेकिन आज क्या है, रेडियो और टेलीविज़न का लोग प्रयोग कर रहे हैं। और पहले के बच्चे कुल्फी खाते थे, लेकिन आज के लोग क्या खाते हैं? आइसक्रीम को खाते हैं। पहले कचौड़ी समोसे खाते थे, आज के लोग क्या पैंटीज का प्रयोग करते हैं। शहतूत और फालसे के खसखस से शरबत बनाकर लोग ठंडे के लिए पीते थे, लेकिन आज लोग कोका कोला पीते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4,
पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। इसका भी आंसर आप लोगों को पता हो गया होगा। देखिए इसका उत्तर होगा, लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था इसलिए वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उन्हें खुद भी अटपटा सा लग रहा था, इस कारण उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। लेखिका जब पहली बार चश्मा लगाई थी तो क्या एक अजीब ढंग की लग रही थी, जिसके वजह से उनके चचेरे भाई, उनके जो अन्य परिवार के लोग थे, अन्य गांव के लोग थे, वो सभी उन्हें क्या करते थे, चिढ़ाते थे। इसलिए उन्हें उनका चचेरा भाई भी छेड़ता रहता था कि तुम क्या लंगूर की तरह लग रही हो। आप लोग भी चिढ़ाते होंगे, उसी तरह से उस समय भी बच्चे उनको चिढ़ा रहे थे। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मजा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम भी आपको लिखना है। तो आप लोगों को पता होगा कि लेखिका बचपन में चॉकलेट क्या खाती थी, चॉकलेट और चने जोर गरम अनारदाने का चूर्ण मजा लेकर खाती थी। रस भरी कशमल और काफल उनके प्रिय फल थे। क्या खाती थी, तो वह चॉकलेट और चने जोर गरम अनारदाने का चूर्ण लेकर वह अपने बिस्तर पर खाने के बाद चली जाती थी, और खाना खाने के बाद सोने के समय वह उसको मज़े लेकर खाती थी। किसको, चॉकलेट और चने जोर गरम को। और उनका प्रिय फल क्या था, तो रस भरी कशमल था, और एक दूसरा भोजन क्या था, काफल। यह फल को वह खाती थी। तो इस फल का नाम भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें अगर आपको कशमल और काफल का फल पूछा जा रहा है तो यह आपका सही जवाब होगा। इसलिए आप लोगों के लिए पढ़ना यह बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए आप देखते हैं इससे संबंधित व्याकरण के प्रश्नों को। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक बनाओ। भाववाचक संज्ञा पहले किसे किसे कहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, जब किसी व्यक्ति वस्तु के भाव गुण का पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे इसमें क्या है, मारना आपका भाववाचक संज्ञा है। तो मारना से अगर आपको मारना क्या है, आपका क्रिया है, मारना क्या है, क्रिया। लेकिन इससे अगर भाववाचक संज्ञा बनाना है तो मार इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। काट क्या है, क्रिया है, काट से काटना क्या है, क्रिया है, तो काटना से क्या हो जाएगा, काट भाववाचक बन जाएगा। हारना आपका क्रिया है कि जिसके हार क्या होगा, भाववाचक हो जाएगा। इसी तरह से सीखना आपका क्रिया है, और सीखना का सीख क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पलटना क्या है, आपका क्रिया है, पलटना से पलट भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से आपको कुछ शब्द दिया जा रहा है, जिन शब्दों का आपको उन क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना है। इसी तरह से आपके प्रश्न में भी पूछा जाएगा, कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे जिससे आपको भाववाचक बनाना रहेगा। तो क्रिया देखिए क्या है, चमकना। क्रिया क्या है, चमकना। चमकना से भाववाचक क्या हो जाएगा, चमक। भागना क्या है, क्रिया, भागना का भाववाचक भाग। बदलना क्या है, आपका क्रिया है, इसका भाववाचक बदल। खरीदना क्या है, क्रिया, जिसका भाववाचक हो जाएगा खरीद। ओढ़ना क्या है, क्रिया है, जिसका भाववाचक हो जाएगा ओढ़। इस तरह से आप भाववाचक शब्द बना सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2। इसमें आपको देखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। संस्मरण में आए अंग्रेजी शब्दों को छांटकर लिखो और उनके अर्थ जानो। आप जो बचपन नामक पाठ पढ़े हैं उसमें अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं। उन शब्दों का जो मुख्य शब्द हैं उसका हिंदी में अर्थ भी आपको जानना जरूरी है, जिसको मैं पहले वीडियो में भी अर्थ को बताते चला हूँ। फिर दोबारा देख लीजिए। फ्रॉक मिस क्या होता है, फ्रॉक मिस होता है लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। स्कर्ट क्या होता है, लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा।
फ्रॉक किसको कहते हैं? झबला को कहते हैं। और स्कर्ट किसको कहते हैं? घाघरा को कहते हैं। कौन पहनती हैं? लड़कियां पहनती हैं। चॉकलेटी, आगे देखेंगे चॉकलेटी। चॉकलेटी मीन्स क्या होता है? भूरा। चॉकलेटी मीन्स भूरा, चॉकलेटी कलर कहते हैं ना, चॉकलेटी कलर मीन्स भूरा रंग। लेमन कलर मीन्स नींबू जैसा रंग। लेमन मीन्स आपको पता है नींबू होता है, कलर मीन्स क्या होता है? रंग होता है, यानी नींबू जैसा रंग क्या कहलाता है? लेमन कलर कहलाता है। ट्यूनिक मीन्स क्या होता है? ढीला पोशाक। क्या होता है? ट्यूनिक मीन्स ढीला पोशाक, जिसे चोंगा भी कहा जाता था, जो पहले के लोग पहनते थे। यह क्या होता है? ढीला ढाला वस्त्र होता है। पॉलिश, पॉलिश क्या होता है? जूते को चमकाने के लिए। ऑलिव ऑयल क्या होता है? जैतून का तेल। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए ऑलिव ऑयल का क्या अर्थ है, तो आप जानेंगे जैतून का तेल होता है। कैस्टर ऑयल क्या होता है? रेड़ का तेल होता है। ग्रामोफोन क्या होता है? गाना सुनने का यंत्र होता है। टेलीविजन का अर्थ क्या होता है? दूरदर्शन होता है। टेलीविजन भी पूछा जा सकता है। टेलीविजन का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो दूरदर्शन। आइसक्रीम क्या होता है? कुल्फी जैसी, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? मलाई बर्फ कहते हैं। पेंटीज मिस क्या होता है? या कचौड़ी जैसी होती है। क्या? एक प्रकार का सपाट केक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेंटीज कहते हैं। आगे देखिए ब्राउन ब्रेड। ब्राउन मिस क्या होता है? भूरा, आप लोगों को पता है। ब्रेड मिस क्या होता है? रोटी होता है। तो यानी भूरे रंग का जो पाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्राउन ब्रेड कहते हैं। चेस्टनट क्या होता है? अखरोट का फल। यह किसको पसंद था खाना? कृष्णा सोबती जी को बहुत ही पसंद था। क्या? चेस्टनट, अखरोट का फल। कन्फेक्शनरी काउंटर मिस क्या होता है? मिठाई की दुकान का काउंटर। स्पीड मिस क्या होता है? गति। आप लोग कहते हैं ना बहुत तेज स्पीड से गाड़ी जा रही है, तो स्पीड मिस क्या होता है? गति होता है। अगला प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है इसमें कौन सी विशेषण है। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। सबसे पहले आप जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, यह भी आप याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, रूप, दशा, अवस्था का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप याद रखेंगे कि यहाँ पर किसी का गुण को बताया जाए, अगर दोष को, दोनों को बताया जाता है तो वह गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम बुरा लड़का है, तो दोनों क्या हो गया? अच्छा भी उसका गुण है और बुरा भी गुण है। तो इस तरह से दोनों स्थिति में आप गुणवाचक विशेषण ही लगाएंगे। दूसरा क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। जहाँ पर संख्या के द्वारा किसी की विशेषता का पता चलता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चितवाचक संख्या विशेषण, दूसरा अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण। अब तीसरा देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें नापतौल की वस्तुओं संबंधित विशेषता का ज्ञान होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और चौथा क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण। जहाँ पर ऐसे सर्वनाम संज्ञा शब्दों की पहले लगाकर विशेषण का कार्य करते हैं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें एक संकेत के द्वारा विशेषता बताया जाता है, उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। आगे बताइए आप, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। इसमें कौन सा विशेषण होगा? 2 दर्जन क्या चाहिए? केला चाहिए। तो इसमें कौन सा होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चितवाचक संख्या विशेषण, दूसरा क्या होता है? अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण होता है। तो 2 दर्जन केले, यह क्या है? 2 दर्जन यानी केले 2 ही दर्जन चाहिए। निश्चित है, इसमें कोई क्या है? दिक्कत नहीं है। तो जो निश्चित संख्या का बोध कराता है, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यही कहा दिया जाता कि कुछ
केले चाहिए, तो कुछ क्या है, निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। लेकिन 2 दर्जन है, 4 दर्जन है, 5 दर्जन है, क्या निश्चित है। 200 रुपये चाहिए, तो 200 क्या है, निश्चित है। मुझे कुछ रुपए चाहिए, तो यह अनिश्चित हो जाएगा। तो यहाँ आप इसको पहचान सकते हैं, जहाँ पर निश्चित संख्या के द्वारा विशेषता का पता चले उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक इसका विपरीत होता अनिश्चित विशेषण होता है। अगला देखेंगे, ये बताइए 2 किलो अनाज दे दो। इसमें 2 किलो क्या है, यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर दिक्कत होता है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे 2 दर्जन क्या दिया गया है, 2 दर्जन, और यहीं आपका यहाँ दे दिया गया 2 किलो, क्या दे दिया गया है, 2 किलो। इसमें आप कैसे, दोनों संख्या है ना, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो चीज़ें क्या काउंट की जाती हैं, गिनी जाती हैं, वो क्या होती हैं, संख्यावाचक विशेषण होती हैं। उसमें संख्या होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या गिनी जा सकती हैं या उसे काउंट किया जा सकता है। लेकिन जब संख्या के साथ साथ उसके मापने की मापतौल दी जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 2 किलो कितना चाहिए, आम 2 किलो चाहिए। 2 लीटर दूध दीजिए, इसमें दूध कितना चाहिए, 2 लीटर। तो इसमें देखिए किलो आ रहा है, यहाँ लीटर आ रहा है। इस तरह से मापने तौलने का जो यहाँ पर मापक चिन्ह दिया गया हो, किसके बाद, संख्या के बाद। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, किसी संख्या के बाद जब मापने तौलने वाली मापक तत्व दिया जाए, तो वह क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। जहाँ पर यह मापक तत्व नहीं दिया गया हो, वह क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। यही इसकी पहचान होती है। यह परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। जहाँ पर निश्चित परिमाण का पता चलता है वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, जहाँ पर निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 2 किलो चावल दीजिए, तो 2 किलो यह निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक होगा। अगर मुझे कुछ चावल दीजिए, तो कुछ का मतलब वह निश्चित नहीं है, तो क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसको हल कर सकते हैं। अगला देखिए, कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो यह क्या है, कुछ क्या है, अनिश्चित है। इसमें निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, तो यह क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब आपको दिक्कत नहीं होगा, आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बताइए कि क्या होगा, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। तो तुम्हारा क्या है, यह एक सार्वनामिक विशेषण है, यानी जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसमें तुम्हारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे हैं, सभी क्या हो गया, अनिश्चित है, यानी इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, इसमें बताइए क्या है, गुणवाचक विशेषण होगा। क्यों, क्योंकि इसमें गुण को बताया जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, बहुत सुंदर है, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तुम्हारा नाम सुंदर नहीं है, या तुम बहुत कुरूप हो, तुम बहुत बुरे हो, तो यह भी क्या होगा, गुणवाचक ही विशेषण होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 को, यहाँ आप इसको देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, यानी जो मेरी है वह दिलचस्पी की विशेषता बता रही है कि मेरी दिलचस्पियाँ कौन जानती है, मेरी मौसी। मौसी की विशेषता क्या बता रही है कि मेरी है और किसी दूसरे की मौसी नहीं है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण चार्ट को आप लिखना है। सबसे पहले आप जानेंगे कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है।
तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी दिलचस्पियाँ, या क्या दिलचस्पियाँ आपकी संज्ञा हो जाएंगी। इस संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है कि मेरी दिलचस्पियाँ हैं। मौसी क्या हो जाएंगी, मौसी भी संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, तो यह क्या होगा, आपका मौसी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा में कोई भी संज्ञा हो सकता है। जैसे आप लोगों को पता है संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं और कुल कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों में से कोई भी संज्ञा हो सकती है जिसकी विशेषता बताई जाए किसके द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आगे देखिए, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। इसमें आपको छांटना है कि कौन सा सर्वनामिक विशेषण है। बड़ी हूँ, कितनी बड़ी हूँ, इतनी बड़ी हूँ। तो इतनी क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। तुम्हारी दादी, दादी किसकी है, तुम्हारी है, तो तुम्हारी क्या हो गया, आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इस तरह से एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि बताइए इतनी में कौन सा विशेषण है, तो आपको बताना है सर्वनामिक विशेषण है। तुम्हारी क्या है, तो यह सर्वनामिक विशेषण है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, मोजे धोने पड़ते थे, ठीक है। तो मोजे की विशेषता क्या है, अपने मोजे, दूसरे का नहीं, अपने क्या है, मोजे की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, जो क्या है, अपना विशेषण भी है, सर्वनाम भी है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते हैं। हम बच्चे, बच्चे कौन, दूसरे कोई नहीं, हम। तो हम क्या है, आपका सर्वनाम है, और बच्चे की विशेषता बता रहा है कि हम बच्चे, यानी हम क्या हो गया, आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बच्चे क्या है, संज्ञा, संज्ञा के पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। ये अब क्या है, हम बच्चे, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कलश। इसमें लाल कैसा, एकदम लाल है, क्या कुछ है, तो यह क्या होगा, कुछ विशेषण है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण होगा। गुलाबी कैसा है, कुछ गुलाबी है, तो यह क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। किसका टोपा उठाया, मैंने, किसका, अपने छोटे भाई का, इसलिए आपका सर्वनामिक विशेषण होगा। तो इस तरह से आपको यह पाठ समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर इसी तरह से हर एक पाठ का क्रमबद्ध रूप से आप अध्ययन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। यह सीरीज KVS TGT हिंदी वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ ही साथ जो लोग कक्षा 6, 7 और 8 के NCERT बुक को पढ़ते हैं उनके लिए भी यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप इस सीरीज के द्वारा अपना अच्छा आकलन करके अपने जानकारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपको दिन शुभ हो।